यूपी के गांव से निकला लड़का विदेश पहुंचता है, जासूस बनता है, गद्दार बनता है। फिर भारत सरकार उसी गद्दार के पीछे लग जाती है और उसकी जासूसी तंत्र का भांडाफोड़ कर देती है। ये जो यूपी से निकला लड़का था, ये विदेश में बैठकर छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों से, खूबसूरत दिखने वाली लड़कियों से चैटें करता, बातें करता। अब जब बातें करते करते उसने सीक्रेट जानकारी देना उस लड़की को शुरू कर दी, और बावजूद जब लड़की ने कहा कि वो खुद भी एजेंट है, पैसे के लिए काम कर दो, तुम्हें मोटा मुनाफा मिलेगा, लड़का मान जाता है। उसे लगता है कि मेरी उस जिंदगी जो पिछले तक थी, जहां पर वो अंधेरी जिंदगी जी रहा था, विदेश आते ही उसे खूबसूरत लड़कियां अप्रोच कर रही हैं, उसे मोटा मुनाफा मिल रहा है, महज कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए वो तैयार हो जाता है। उसके बाद वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है, इस डिकोडिंग क्राइम में आज वो भी बात करेंगे। वो लड़की कौन थी जो खूबसूरत बनकर वीडियो कॉल करती, छोटे कपड़े पहनकर उसे लुभाती, और यहां तक कि जानू सोना तक ये बात पहुंच जाती है। फिर हमारी जासूसी तंत्र को पता लगता है कि ये जो लड़का है, ये जितना भोला दिख रहा है उतना भोला है नहीं, इसने मोटा मुनाफा कमा लिया है। रशिया में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ब्रांच है, उस पे कई सारे ट्रांजैक्शन होने लगते हैं, कई सारे पैसे आना जाना शुरू हो जाता है। हमारी जो रॉ है और बाकी जितनी भी खुफिया एजेंसियां हैं उसके पीछे लग जाती हैं और पता लगाती हैं कि पैसे कहां से आ रहे हैं, कौन है शख्स। और जैसे ही सुई उस लड़के की ओर घूमती है, उस लड़के की तस्वीर भी दिखाएंगे, बताएंगे भी उसका नाम क्या है, लेकिन जैसे ही सुई घूमती है, जितनी भी जासूसी तंत्र है उनके होश फाख्ता हो जाते हैं कि अरे ये क्या, ये लड़का तो अभी भी हायर होकर नई नई नौकरी लगी है, और नई नई नौकरी लगते ही इसने सारी गोपनीय दस्तावेज एक लड़की को भेज दिए हैं। वो लड़की कौन है, और लड़की के बारे में जब पता लगाया जाता है तो पता लगता है वो पाकिस्तान से फेसबुक चला रही है। अब ये लड़का कैसे भारत की जासूसी तंत्र में फंसता है, इसके बारे में आज डिकोडिंग क्राइम में बात करेंगे। ज़्यादा देर न करते हुए सबसे पहले ही बात करेंगे सत्येंद्र सिवाल की। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही गद्दार है, यूँ कहें ये वही शख्स है जो भारत में बैठकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। भारत के जितने भी खुफिया जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करा रहा था, वो भी एक लड़की के ज़रिए और उस लड़की के प्यार के चक्कर में। दरअसल सत्येंद्र सिवाल एक गरीब फैमिली से आता है, यूपी के हापुड़ का रहने वाला है। अभी जो आप इस तस्वीरें देख रहे हैं उसके घर की तस्वीरें हैं, और यहीं पे वो पला बड़ा, पैदा हुआ। और इसके बाद साल 2021 में जो सत्येंद्र है वो एक एग्ज़ाम देता है और भारतीय दूतावास के लिए सेलेक्ट हो जाता है। अब भारतीय दूतावास में काम करने के लिए, यानी उसकी गवर्नमेंट जॉब लगती है, जो सरकार का फॉरेन मंत्रालय होता है, उसमें विदेश मंत्रालय में उसकी नौकरी लग जाती है, और वहाँ पर उसे एक तरीके से मल्टीटास्किंग काम दिया जाता है, जिसमें जो एक डिपार्टमेंट बना होता है इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट, यानी कि IBSA के पद पर वो तैनात किया जाता है। वहाँ पर उसका मेन काम अगर मैं आपको समझाऊं तो ये होता है कि वहाँ पर जितने भी जो हमारे आर्म फोर्स के लोग हैं, जो हमारे सैनिक वगैरह हैं, जो नए नए लोग ट्रेंड होते हैं, तो उन्हें वहाँ भेजा जाता है। वो ट्रेंड होते हैं, वहाँ उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद वहीं से एक कहते हैं ना लिस्ट बनती है, बताया जाता है कि इतने लोग यहाँ पर तैनात होंगे, इनकी पोस्टिंग यहाँ पर होगी। तो फिलहाल के लिए सत्येंद्र का अभी काम ये वाला था। अब लगातार जो सत्येंद्र है वो काम तो कर ही रहा था, इधर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था, कि तभी एक रोज़ सोशल मीडिया पर फेसबुक पर उसे एक हेलो आता है। वो चेक करता है तो देखता है पूजा मेहरा नाम की एक लड़की है और खूबसूरत सी फ़ोटो लगी हुई है, और उसने उसे हेलो भेजा है। सत्येंद्र ज़्यादा देर नहीं करता और फ़ौरन ही उसको रिप्लाई कर देता है। रिप्लाई करता है, दोनों में बातचीत होती है। सत्येंद्र अपने बारे में बताता है कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, हापुड़ से यहाँ पर आए हूँ, और अभी मैं रूस में हूँ, यहाँ मॉस्को में तैनात हूँ भारतीय दूतावास में। ये सारी चीज़ें लड़की को पता लगती हैं। तो लड़की भी बहुत चालाक थी जो सामने वाली थी, वो उसे सीधे सीधे सारी बात एक दिन में ख़त्म नहीं करती, रिप्लाई बंद कर देती है। फिर अगले दिन लड़की फिर से ऑनलाइन आती है और फिर से सत्येंद्र को हाय बोलती है और अपने बारे में बताती है। लड़की कहती है कि मैं बैंगलोर में रहती हूँ, यहाँ पर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और साथ ही साथ जो मेरे पापा हैं वो बड़े बिजनेसमैन हैं कनाडा में, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। और इसी के आधार पर जो लड़की है वो अपनी बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर तस्वीरें भेजती है उसे। साथ ही साथ गाड़ी के आसपास जैसे लग्जीरियस लाइफ जीते हैं ना, वैसी तस्वीरें वो लड़की लेती है और वही सोशल मीडिया के जरिए सत्येंद्र को भेज देती है।
और कहती है मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अब जब सत्येंद्र ये सब देखता है तो उसे लगता है कि कितनी अमीर लड़की और मैं यूपी के गांव से आया लड़का, मैं कैसे इससे दोस्ती कर सकता हूँ। उसे यकीन नहीं होता, लेकिन लड़की फिर उसे भरोसे में लेती है। लड़की बोलती है कि आप मेरे लिए हीरो हैं, आप एक गांव से निकले और फिर यहाँ पर मॉस्को में आप बैठे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जो आपकी आर्म्ड फोर्स हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं। सोचिए वहाँ के बच्चे आपको एक तरीके से हीरो देखते होंगे और आप मेरे लिए भी हीरो हैं। सत्येंद्र को लगता है कि लड़की शायद उससे इम्प्रेस हो गई है और इसी सिलसिले में लड़की अब कहती है कि क्या हम व्हाट्सएप पर बात करें। व्हाट्सएप पर बात शुरू होती है। वो सत्येंद्र को बोलती है कि अब मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। दरअसल मैं ना एक रिसर्च पर काम कर रही हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा जो रिसर्च है वो इस पे है कि विदेश नीति, साथ ही भारत और विदेश की जो नीतियाँ हैं और जिस तरह से सिक्योरिटी सिस्टम काम करता है भारत का, आर्म फोर्स कैसे काम करती है, मेरा जो काम है मैं इस पर रिसर्च कर रही हूँ। अब इस पर सत्येंद्र बोलता है बहुत अच्छी बात है। तो लड़की बोलती है कि लेकिन मुझे इसमें आपसे मदद चाहिए। दरअसल अगर आप मुझे पसंद करते हैं, क्योंकि मैं तो आपको बहुत पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं, तो प्लीज़, क्योंकि आप वहाँ पर काम करते हैं, आपके पास कुछ अच्छी जानकारियाँ होंगी, तो अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं अपना रिसर्च पेपर बहुत अच्छा तैयार करूँगा और मेरे बाकी लड़कियों से, लड़कों से नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। अब सत्येंद्र को लगता है कि लड़की मुझे पसंद कर रही है, आने वाले वक्त में मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है। सत्येंद्र यहाँ तक शादी तक के सपने देख लेता है और इसीलिए वो जो सत्येंद्र है वो उस लड़की को, जो पूजा मेहरा बनकर उसके सामने आई थी, जो उससे बातचीत कर रही थी चैट में, उसे खुफिया डॉक्यूमेंट्स देना शुरू कर देता है। अब वो भी आपको आगे दीपक बताएंगे कि वो क्या क्या प्रोवाइड कराता है उस लड़की को, किस तरीके से वो इंडिया के साथ गद्दारी करता है। लेकिन इसके आगे की कहानी बताती हूँ कि जब वो लड़की को सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट देता रहता है लगातार, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बीत जाते हैं। कुछ टाइम बीतने के बाद लड़की उसे बताती है कि तुम कितना कमा लेते हो। अब इस पर कमाई को लेकर जब बातचीत होती है तो सत्येंद्र अपनी इनकम बताता है, तो बोलती है बहुत कम है, तुम्हें पता है मैं कितना कमा लेती हूँ। लड़की अपनी कमाई बताती है तो सत्येंद्र के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद लड़की उसे सारा सच बताती है। वो कहती है कि मैं पाकिस्तान की एजेंट हूँ, मैं आईएसआई के लिए काम करती हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि आपके पास खूब पैसा हो तो आप भी थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आपके देश पे कोई आँच आएगी। सत्येंद्र को समझ नहीं आता कि सामने जिस लड़की से मैं बात कर रहा था, पूजा मेहरा, वो एक आईएसआई एजेंट निकली और वो मुझसे ऐसे बात कर रही है। सत्येंद्र उस दिन कोई जवाब नहीं देता, लेकिन फिर से लड़की उससे अप्रोच करती है, उससे बातचीत करती है और बोलती है आप समझ रहे हो ना कितना पैसा आप कमा सकते हो एक झटके में। अगर आप थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स दे दो, थोड़े बहुत राज आपके देश के दे दो, तो आपको ना कोई प्रॉब्लम होगी, ना आप फंसोगे, बस आप मेरी मदद कर दीजिए। और मुझे वो लोग इतना पैसा देते हैं, सोचिए तो आपको कितना देंगे। सत्येंद्र बस यहीं फंस जाता है और वो सोचिए उसको ये चीज़ पता लग गई है सत्येंद्र को कि सामने वाली लड़की उसे ऑफर दे रही है पाकिस्तान के लिए काम करने का, और इस पर सत्येंद्र हामी भर देता है और उस लड़की के साथ मिल जाता है और फिर लगातार खुफिया डॉक्यूमेंट्स देना शुरू कर देता है। लेकिन इस बात की भनक हमारी एजेंसियों को कैसे लगती है, तो दरअसल जब सत्येंद्र लगातार फ़ोन पर बिजी रहता, चैट कर रहा होता, लगातार वो ऑनलाइन रहता, तो आसपास के लोग देखते, उन्हें डाउट होता कि ये शख्स जो पहले कुछ ही देर बात करता और यहाँ पर इतने लोग इतनी देर तक बात फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक खुफिया जगह पर काम कर रहे हैं और लगातार इसका फ़ोन चलता रहता है, ये सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है। तो ये बातें एजेंसियों तक पहुँचती हैं, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, इसका जो फ़ोन है वो सर्वेलांस पे लेते हैं, ट्रैक किया जाता है, तो पता लगता है कि जो सत्येंद्र है ये पूजा मेहरा नाम की लड़की से बात कर रहा है। जब फेसबुक पर उसे ट्रैक किया जाता है तो पता लगता है ये तो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, और बस यहीं से एजेंसियों का, जितनी भी जो खुफिया एजेंसी है, रॉ है, इन सब का दिमाग घूमता है। उन्हें पता लगता है कि ये जो आदमी है सत्येंद्र सेवाल, ये पाकिस्तान के एक ट्रैप में फंस गया है। आप उसे हनी ट्रैप कहिए या फिर यूँ समझिए कि पाकिस्तान ने जिस तरह से लड़की का जाल बुना उसमें बड़ी आसानी से सत्येंद्र सेवाल फंस गया है। और एजेंसियों को जब इस बारे में पता लगता है तो और पुख्ता करने के लिए यूपी एटीएस को इत्तला किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि जाकर घर पे छानबीन करिए। सत्येंद्र सेवाल को पकड़ने के लिए पूरी साजिश रची जाती है और फिर उसके बाद जब सत्येंद्र सेवाल अपने गाँव आता है अपनी मौसी की लड़की की शादी में, तब उसे यूपी एटीएस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इसी सिलसिले में जब जांच वगैरह की जा रही थी तो पता लगता है कि जो रशिया में एक एसबीआई की ब्रांच है उसमें कई सारे पैसे अननोन सोर्स से आए हैं सत्येंद्र सेवाल के पास, और वही पैसे उसके घर भी गए हैं। और ये सारी चीज़ें पक्की करने के बाद जब वो अरेस्ट हो जाता है, तब एक एक कर जो यूपी एटीएस है, जो एजेंसियां हैं, वो उससे सारे राज निकालने की कोशिश कर रही हैं और पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि उसने पाकिस्तान को क्या क्या डॉक्यूमेंट सौंपे हैं। अब आप वो समझिए किस तरीके से उसने भारत के सारे राज पाकिस्तान के सामने रखे एक लड़की के चक्कर में। देखिए, वफादारी की जो कीमत होती है बहुत ऊंची होती है, हर कोई इसे नहीं कर सकता, और इस चक्कर में जो सत्येंद्र है उसने बहुत सारे राज उगल दिए मस्त कुछ चंद पैसों के लिए।
और चंद पैसों के लिए क्यों, और वो लड़की के चक्कर में फंसा और अपनी ज़िंदगी उसने तो बर्बाद की ही की, और एक तमगा भी लगा दिया अपने आगे, गद्दार। यूपी का एक लड़का जिसकी अच्छी खासी नौकरी लगी थी विदेश में, उसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया पाकिस्तान को, अगर वो आप जान लेंगे तो आपको पता लगेगा उस लड़की के लिए जो पूजा बनकर जो पाकिस्तानी एजेंट की लड़की बात कर रही थी, अब चंद पैसों के लिए, जो उसने कहा जा रहा है कि उसने अपने घर पर भी भेजा है हापुड़ में। सतेंद्र ने सबसे पहले जो फाइटर प्लेन होते हैं या जो ट्रांसपोर्ट वाले प्लेन होते हैं, मिलिट्री प्लेन होते हैं, उनके बारे में बारीक से बारीक डिटेल दी है। अभी इतना अहम क्यों हो जाता है? देखिए, फाइटर जो प्लेन होते हैं उसमें कौन से मिसाइल लगाए जा रहे हैं, कौन से रडार लगे हैं, रडार की दूरी कितनी है। मान लीजिए किसी रडार की जो दूरी होती है 300 साढ़े 300 किलोमीटर तक वो रडार देख सकता है कि कौन सी प्लेन आसपास है। तो उसके बारे में जानकारी देना पाकिस्तानियों को ये बताता है कि वो पाकिस्तानी अगर कल को अटैक करेंगे तो कितनी दूरी से उन्हें हमला करना है, पहली चीज़। दूसरी, पनडुब्बी के बारे में। देखिए, जो अरिहंत क्लास आज हमारी सबमरीन बनाई जा रही है, अरिहंत एक न्यूक्लियर सबमरीन है जिससे लीज पे लिया गया था रशिया से। कहा जाता है जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है वो महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है, उसे सतह पर आने की ज़रूरत नहीं होती है। सतह पर इसलिए आया जाता है पनडुब्बी को लेकर ताकि ऑक्सीजन इकट्ठा करके सिलेंडर भर के दोबारा नीचे चले जाए। जो डीजल सबमरीन होती है उसे हर 10 से 15 दिन पर ऊपर आना होता है, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन महीनों तक, 1.5-2 महीने तक वो नीचे ही रहती है। तो ये जो टाइम फ्रेम है कि वो न्यूक्लियर सबमरीन कैसे काम कर रही है, उस न्यूक्लियर सबमरीन में कितने लोग हैं, उसमें कौन कौन से टॉर्पीडोज, कौन कौन से मिसाइल लगे हैं और उन मिसाइल की रेंज क्या है। मान लीजिए अगर वो पता लग गया कि एक न्यूक्लियर सबमरीन फलाने जगह पर है, तो पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान की जो वारशिप है उसे कितनी दूरी पर उसे मेंटेन करके रखना है, वो कितनी गहराई में जा सकती है कि उन्हें मिसाइल मारना है, ये सारी जानकारी सतेंद्र पूजा नाम की लड़की को दे रहा था। पूजा अगर मान भी ले कि पूजा अपनी स्टडीज़ के लिए मांग रही थी, तो स्टडी में कभी भी पनडुब्बी को लेकर कोई बात नहीं हो सकती है। फाइटर प्लेन में कौन सी मिसाइलें लगाई जा रही हैं, इसको लेकर बात नहीं हो सकती हैं। अभी सारी चीज़ें कहाँ मिली हैं? देखिए, सतेंद्र मुंह खोले ना खोले, लेकिन उसकी जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितने भी मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, उसमें पता लगा कि उसने कई सारे जो डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं पूजा नाम की लड़की को, उस डॉक्यूमेंट में वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफ्स हैं, डॉक्यूमेंट है पीडीएफ के फॉर्म में। उसने पनडुब्बी से लेकर, फाइटर प्लेन से लेकर और कई हथियारों के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी पाकिस्तान पर पहुंचाई है। अब बार बार जो सतेंद्र है वो गिरफ्त में तो है ही, उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ये तो पता लग गया है कि उसे पता था कि जो सामने वाली लड़की है पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट है, लेकिन सतेंद्र ने अब तक अपने मुंह से ये नहीं कबूला है कि उसे पता था कि वो सामने वाली जो लड़की है वो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट है। जब उसे ये पूछा गया कि तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं इसके बारे में क्या कहोगे, तो अब होना हो, क्योंकि जितनी उसकी सैलरी थी उतना बस उसे एक पीडीएफ की फाइल शेयर करना था और उसे महीने भर की सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जा रही थी। 2 मिनट के काम के लिए उसे 30 दिन की तनख्वाह मिल रही थी, तो उसे लगा था ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जल्द ही कमाए हुए पैसे, जितने भी यंगस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जितनी भी जल्दी आप पैसे कमाते हैं और गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, उतना ही बुरा हर्ष होता है। सतेंद्र हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उस पर गद्दार का तमगा भी लग चुका है। अब ये तो बात हुई सतेंद्र की। ये जो पाकिस्तानी है और जो पाकिस्तानी हैंडलर, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई है, ये उनके जो शब्द भी कहें कोई अच्छे शब्द नहीं निकलते, लेकिन जो ये काम कैसे करती है आप इसको समझिए। दरअसल ये क्या करते हैं, इनके जो एजेंट्स होते हैं, जितने भी हाई प्रोफाइल और जितने भी गुप्त ठिकानों पर जो काम करने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं या जो नीचे से नीचे जो क्लर्क भी होते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं। अब इनके लिए एक पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है, कौन सा शख्स कितना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बड़ा अफसर हो जो बहुत अच्छी पोजीशन पर हो और सिंगल हो, इसमें याद रखिए महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं जो भारत सरकार के लिए काम कर रहे हैं और सिंगल हैं। उन्हें ये क्या करते हैं, अगर महिला है तो उन्हें सिंगल है तो उनके लिए एक ऐसी फेसबुक प्रोफाइल बनाई जाती है जो उस महिला को पसंद आए। सेम गोज विद अगर कोई पुरुष है और वो सिंगल है और कोई अच्छी पोस्ट पर है तो उसके लिए एक फीमेल की फेसबुक प्रोफाइल बनाई जाती है। अब इसी में खास तौर पर देखा गया, जो बड़े ओहदे पर अफसर पहुंच जाते हैं उनसे जो लड़कियां हैं जो फेसबुक प्रोफाइल बनाने के बाद डायरेक्ट वीडियो कॉल पर बात करना
शुरू कर देती हैं, क्योंककि उनसे इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती हैं। जो निचले लेवल के हैं, जो क्लर्क लेवल पे काम करते हैं, जो सिपाही हैं, जो वहाँ पे गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं, इनसे कैसे बात होती है, क्योंकि इतनी तादाद तो है नहीं। तो ये फेसबुक के जो एजेंट है, जो पाकिस्तानी एजेंट है, फेसबुक पर लड़कियों के नाम से प्रोफाइल बनाते हैं और चैटें नहीं, चैटे करते हैं। चैटे से करने का मतलब बहुत लंबी लंबी चैट करते हैं। बाबू सोना, तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, हर एक चीज़ के बारे में। तुम नहाने कब जा रहे हो, तुम खाना क्या खा रहे हो, खाने में क्या था, खाने में नमक कैसा था, मेरी तबीयत खराब लग रही है। ये सारी चीज़ें इस तरीके से बताई जाती हैं कि जो लड़का जो सामने बात कर रहा है, जो इंडियन जो बात कर रहा है, उसे लगता है कि सामने वाली लड़की जो लड़का बनकर बात कर रहा है, वो ऐसा लगे कि उसे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, वो परेशान है। अगर मैंने इसको जानकारी नहीं दी तो हो सकता है ये आने वाले टाइम पे कुछ कर ले। तो बदले में धीरे धीरे प्यार का नाटक शुरू किया जाता है। और जब भी जो इंडियन है, जो इस तरफ रहता है लड़का, वो कहता है, जो महिला होती है वो कहती है कि मुझे तुमसे बात करना है। तो क्योंकि फेसबुक की प्रोफाइल की जो लड़की की फेसबुक प्रोफाइल की आड़ में जो पीछे लड़का रहता है, वो बात फ़ोन पर नहीं करता है। उसे लगता है कि अगर वो बात करना शुरू करेगा फ़ोन पर तो उसकी राज खुल जाएंगे। वो हमेशा हमेशा चैट पर ही निर्भर रहते हैं। फेसबुक प्रोफाइल किस तरीके से बनाई जाती है? फेसबुक प्रोफाइल बिल्कुल ओरिजिनल, खुद फोटोग्राफ खींच कर, और आसपास जो उनके कमरे होते हैं, अगर वो हिंदू से बात कर रहे हैं तो आसपास पूरे मंदिर में इस तरीके से फ़ोटो लगा दिए जाते हैं। अगर कोई दूसरे रिलीजन का है तो उससे इस तरीके से दिखाया जाता है कि वो भारत के किसी कोने से बात कर रहा है या बात कर रही है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बारी आती है कि भैया जब पाकिस्तान से कोई बात करेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर वो पहले फेसबुक पे बात करे तो तब तक तो ठीक था, लेकिन जब वो कोई व्हाट्सएप कॉल करता है या किसी भी तरीके से कॉल करता है तो 92 नंबर पाकिस्तान का, 91 नंबर भारत का है। अब ये नंबर ही कैसे एक्सचेंज करते हैं? तो पता लगा कि जो पाकिस्तानी है ये क्या करते हैं, जो राजस्थान के जितने भी गांव, वहाँ पे गरीब लोगों से उनके नाम पर सिम उनके एजेंट से ले लेते हैं, स्लीपर से ले लेते हैं। उसमें 91 नंबर मिल जाता है। महज व्हाट्सएप चालू करने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ता है? एक OTP की ज़रूरत पड़ती है। तो 91 नंबर राजस्थान से खरीदा, OTP कहाँ गया? पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में जो बैठा शख्स वो व्हाट्सएप चालू कर लेता है। इसके बाद जब वो इस व्हाट्सएप नंबर से किसी को भी कॉल करते हैं तो क्या दिखाई देता है? ये दिखाई देता है कि भैया ये तो इंडियन नंबर है, ये तो हो ही नहीं सकता। फेसबुक पर भी बात जो हो रही थी वो एज एन इंडियन किसी स्टेट से दिखाया गया जाता है। अब सारी चीज़ें इस तरीके से बुनी जाती हैं। फेसबुक प्रोफाइल इंडियन है, बाहर पढ़ाई करते हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, किसी स्टडी में बाहर है, नंबर इंडियन है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जिस तरीके से मैं अपने फ़ोन से आपको कॉल करता हूँ उसमें आपको मेरा नंबर जाता है तो नॉर्मल कॉल नहीं लग पाता है। तो इसके लिए अब जब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी ये आ गई है कि जैसे मान लीजिए मैं अपने फ़ोन से बात कर रहा हूँ किसी सामने वाले शख्स से, तो मेरा वॉइस क्लोन हो सकता है। जो मेरी आवाज़, जो मर्दाना आवाज़ है, ये एक लड़की की आवाज़ में तब्दील हो सकती है और सामने वाले को ये लगेगा कि मैं लड़की बनकर बात कर रहा हूँ या मैं लड़की ही बात कर रहा हूँ। इस तरीके की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब जो दूसरा जो तरीका आ गया है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसमें क्या होता है, इसे आपने सुना होगा जब शुरू में जब 4G आया था रिलायंस का, तो उसमें ये क्या कहते हैं, वोल्ट से मतलब वॉइस ओवर LTE। अब तो वॉइस ओवर 5G भी आ गया है। तो ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल में क्या होता है कि इंटरनेट के जरिए आपके फ़ोन में कॉल किया जाता है, जिसमें हर वक्त अलग अलग नंबर दर्ज होते हैं। फिर भी इसमें गुंजाइश रहती है कि हो सकता है कि इसमें जो सामने वाला जो शख्स हो स्मार्ट हो और पकड़ ले कि भैया ये तो नंबर इंडिया का है ही नहीं, और बात ना करे। इसलिए जो पाकिस्तानी एजेंट क्या करते हैं, राजस्थान वाले जो गांव में जो गरीब लोग होते हैं उनके नाम पर सिम लेते हैं और OTP पाकिस्तान भेजकर व्हाट्सएप के जरिए कॉल करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। अब तक जो UP ATS पे जब ये सवाल आया तो उन्होंने लगभग 1000 फेसबुक प्रोफाइल को शॉर्ट किया और उसमें से भी 125 फेसबुक प्रोफाइल लड़कियों की जो ऑपरेटेड बाय पाकिस्तानी ISI एजेंट है, इन्हें पकड़ा है। और ये जो सारी प्रोफाइल है 125 वाली, ये ज़्यादातर जो आर्मी के जो बड़े बड़े अफसर हैं, नेवी के अफसर, एयरफोर्स के अफसर, जो खुफिया एजेंसियों में जुड़े हैं, उन अफसरों से, उनके अकाउंट से इन लड़कियों की प्रोफाइल जुड़ी हुई थी। तो फिलहाल के लिए पुलिस इन पर ट्रैक कर रही है और ये पहला मामला नहीं होगा देश में कि एक साथ जो हनी ट्रैप का ये जो मामला है और जिसमें फंसाने की कोशिश की जाती है और पैसे की लुभावने ऑफर दिए जाते हैं, पहला मामला हमारे देश में नहीं है। अब इसी सिलसिले में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ या यूँ डेट वाइज उन लोगों के नाम बता देती हूँ जो इस ऐसे ही गद्दारी के केस में या
पाकिस्तान के लिए काम करने के केस में भारतीय जवान या भारत में तैनात किसी एजेंसी में काम कर रहे लोग हैं। 8 जुलाई 2023 की बात है। गुजरात के कच्छ में तैनात बीएसएफ के कर्मचारी थे नीलेश वालिया। उनको पाकिस्तान की अदिति नाम की एक लड़की ने फंसाया था। सेम इसी तरीके से पहले चैट किया, सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट भेजी, फिर उसके बाद उन्हें एक तरीके से लुभाया, उनसे बात करने की कोशिश की, उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई और फिर उनसे एक तरीके से जो भारत के गुप्त राज हैं वो निकालने शुरू कर दिया। और इसके बदले में जो नीलेश वालिया हैं, जो बीएसएफ के कर्मचारी हैं, उन्हें 25,000 रुपये भी दिए गए और इसके बाद गुजरात की एटीएस ने उन्हें अरेस्ट किया। अगला केस है 28 सितंबर 2023 का। यूपी के लखनऊ की जो एटीएस है उसने सेना में काम कर चुके शैलेंद्र कुमार चौहान को अरेस्ट किया था क्योंकि वो भी पाकिस्तान के जाल का शिकार हुए थे। इसके बाद 30 अक्टूबर 2023 में राजस्थान के बीकानेर में जो वहाँ की पुलिस है उसने 22 साल के एक लड़के यानी नरेंद्र कुमार को अरेस्ट किया था। वो भी भारत में बैठकर भारतीय सेना के लिए काम करके पाकिस्तान की एक लड़की सुनीता नाम की एक लड़की उनसे मिलती है ऑनलाइन और उसको सारी ये जो जानकारी है वो प्रोवाइड करा रहे थे। और ये कोई पहले मामले नहीं है, ना सत्येंद्र सेवाल का ना ये वाले, कुछ ऐसे कम मामले नहीं है। ये तो 2023 के मैंने आपको 3 बड़े केस बताए हैं। 2023 में अगर आप पूरा साल देखें तो ना जाने ऐसे कितने छोटे छोटे केस हुए होंगे जिसमें जो एक तरीके से निम्न स्तर पर भी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्होंने भी ऐसी जो डॉक्यूमेंट्स हैं या ऐसी जो जानकारियाँ हैं वो पहुँचाई होंगी। भारत में काम करके पाकिस्तान के लिए उन्होंने काम किया होगा। तो ये तमाम ऐसे केस हैं और लगातार ये केस बढ़ते जा रहे हैं। ना सिर्फ सेना के जवान बल्कि आपको डीआरडीओ के जो एक डॉक्टर थे उनका केस भी याद होगा। वो किस तरीके से सारी जो जानकारियां हैं वो एक लड़की के चक्कर में फंस के प्रोवाइड करा रहे थे उसको और अपने देश से गद्दारी कर रहे थे। ऐसे में जो जितने भी मैं भारत सरकार से दरख्वास्त रहेगी कि जो ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें बताया जाए कि जो इस तरीके के मामले देश में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तमाम बड़े अफसर जो हनी ट्रैप के मामले फंस रहे हैं, सिंगल लोगों पे टारगेट करते हैं और कई बार तो देखा गया है शादीशुदा पे भी टारगेट करते हैं। जिस तरीके से वनिता ने बताया, डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट उन्होंने बाकायदा जो हमारे देश की सबसे बड़ी और जो सबसे घातक मिसाइल है उसकी जानकारी एक लड़की को दे दी रिसर्च के नाम पर। अग्नि मिसाइल थी, ब्रह्मोस था, इसकी जानकारी दे दी और कह रहे थे कि मैं आने टाइम में तुम्हें और भी बड़ी बड़ी मिसाइलों की चीज़ें दूंगा। तो ऐसे में चाहिए कोई बड़ा अफसर हो, छोटा अफसर हो, मंत्रालय, गृह मंत्रालय को खास तौर पर हर एक को बार बार हर महीने में 1-2 बार ट्रेनिंग सेशन देने चाहिए, चाहे वो कहीं भी किसी वक्त भी तैनात क्यों ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए क्राइम तक।